कास्ट सेंसस का मानी क्या है, मतलब क्या है और क्यों ज़रूरी है ये? 1951 में भारत धर्म के आधार पर बटे कुछ ही वर्ष हुए थे, लेकिन 51 की जनगणना में वो धर्म गिन रहा था। वही दौर था 1950 से 60 के बीच में भारत में राज्यों का बंटवारा की झगड़ा हो रहा था भाषा के आधार, और आप भाषा गिन रहे थे। फिर आपने केवल जाति को लेकर के ये क्यों सोचा कि जाति नहीं गिनेंगे तो जातिवाद खत्म हो जाएगा? इसका मतलब क्या है जाति जनगणना का? केवल जातियों को गिनना नहीं है। आप 29 कॉलम में भी आप सेंसस में रखते हैं, आप एक कॉलम और जोड़ देंगे कि जाति भी जोड़ी जाएगी। इससे ये पता चलेगा कि देश में रिसोर्सेज किसके पास पहुंचे, एजुकेशन किस तक पहुंची, किसके पास एम्प्लॉयमेंट पहुंचा, किसके पास लैंड ओनरशिप है, जमीन का मालिकाना हक, कौन विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ गया और कौन पीछे छूट गया। इसीलिए हम इसे एमआरआई कहते हैं, केवल एक्सरे नहीं, एक कंप्लीट बॉडी चेकअप। मामला सबका है। इस देश में 100 लोग हैं तो 100 में से क्या 90 लोग 10 रोटी खा रहे थे और 10 लोग 90 रोटी खा रहे थे? इसका आंकड़ा सार्वजनिक न हो जाए, इसीलिए सब मिलकर जाति जनगणना का विरोध करते थे, इसीलिए किसी ने होने नहीं दिया। इतने सालों से रिजर्वेशन देने के बाद भी स्थिति या गैर बराबरी वो दूर नहीं हुई, तो क्या ये टूल कारगर है? हमारे यहाँ गांव में ये तिवारी बस्ती है, ये चमर टोला है, ये आहिर बस्ती है, ये कुर्मी टोला है। गांव बसे हैं साहब जातियों के नाम पर। हमने गटर में उतरने वाले की जाति देखी है, मंदिर में पुजारी की जाति देखी है। हमने सड़क पर चलने पर दूल्हा अभी भी पीटते हुए देखा है। हमने अभी भी मूंछ रखने पर लोगों के मरते, और इलाहाबाद के प्रयागराज में एक दलित एक सवर्ण का बोझा नहीं ढोएगा तो उसको बोझे में डाल के जला दिया जाएगा। ये आजकल की घटना है। हम जाति व्यवस्था को जीते थे, लेकिन हमने आज तक इसका कोई मैकेनिज्म आरक्षण के अलावा क्या डेवलप किया कि वो जो गांव में रह गया अछूत बन के मैला ढोता रहा, वो देश चलाने में 75 साल बाद कहीं आया। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। आज ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कास्ट सेंसस की, जिसको लेकर के दशकों से एक देश में बातचीत चल रही थी। तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, लोग थे जो लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। लेकिन आज़ाद भारत में कभी भी कास्ट सेंसस नहीं हुई। अभी जो एनडीए सरकार है उसने ये घोषणा की है कि वो कास्ट सेंसस कराएंगे। क्यों ज़रूरी है ये? आखिर क्यों ये मांग की जा रही है? इसके बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्या इससे एक जो बड़ी आशंका जताई जा रही है कि देश में विभाजन पैदा होगा? क्या इसके बाद रिजर्वेशन की जो कैप लिमिट है 50% वो बढ़ेगी? क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं? और इसके अलग अलग क्या क्या मायने हैं? इनको समझने की हम कोशिश करेंगे, और हमें समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर लक्ष्मण यादव पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और ऑथर हैं, और विषय की काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो जो एक दशकों से ये बातचीत चल रही थी कि डेटा इस तरीके का आए, जल्दी आए, और सब इस पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, लेकिन अब जाकर के ये ऐलान हुआ है कि ये किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप एकदम बेसिक से हम शुरू करते हैं कि कास्ट सेंसस का मानी क्या है, मतलब क्या है और क्यों ज़रूरी है ये? शुक्रिया मुकुल इस पर बातचीत करने के लिए, और अब तो देश भर में बातचीत हो रही है। बिल्कुल। फिलहाल एनडीए सरकार ने ऐलान तो कर दिया है कि वो जाति जनगणना कराएंगे, मगर अभी भी हमारे जैसे लोग जो पिछले कई वर्षों से कास्ट सेंसस के लिए लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, बोल रहे थे कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, तो बहुत गालियां सुनते थे, बहुत आलोचना होती थी कि आप जातिवादी लोग हैं, आप जातिवाद बढ़ाना चाहते हैं, अब कहाँ जातियां हैं, अब तो सब खत्म हो गया, अब जाति जनगणना की ज़रूरत नहीं है, आप नाहक हल्ला कर रहे हैं। पॉलिटिशियन भी बोलते थे और हम लोग भी। अचानक वो सरकार जिसके नेता कल तक इसका विरोध करते थे, बिहार में जब जाति जनगणना हुई तो मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने इनडायरेक्टली उसको पाप कहा था। फिर गिनवाया भी था कि मेरे लिए जाति तो केवल गरीब है, महिला है, मजदूर है, किसान है, युवा है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता सदन से लेकर सड़क तक कहते थे कि जाति जनगणना कोई ज़रूरत नहीं है। अचानक उन्होंने कह दिया जाति जनगणना होगी। अभी तो सब लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस समय
ये परिस्थिति क्या रणनीति है, इसलिए संदेह पैदा हो रहा है हमारे जैसे लोगों के मन में कि आप वाकई नियत में ईमानदार हैं क्या, आप वाकई कराएंगे क्या। अभी उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कितना बजट एलोकेशन होगा अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो 2011 वाली जाति जनगणना के लिए हम बताएंगे कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए थे। बिल्कुल। और अभी कितना खर्च होगा, अभी उस पर कोई ऐसा स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दी आपने। कहीं महिला आरक्षण विधेयक की तरह आप घोषणा करके फिर कब होगा पता नहीं, ऐसा कुछ जाति जनगणना के साथ होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी पूछे जाएंगे, बावजूद इसके कि आपने ऐलान कर दिया। ये एक तो परिघटना हो गई। फर्स्ट, मुझे ये लगता है कि पिछले 100 साल में या 1000 साल 2000 साल के भारत के इतिहास में जितनी बड़ी परिघटना इस देश में संविधान लागू होना था, उसके बाद उतनी ताकत से और बहुत सारी चीजें संविधान के साथ आ गई इस देश में। मंडल कमीशन लागू हुआ 1990 में, अगस्त 1990 में एक सिफारिश और 2006 के आसपास दूसरी सिफारिश। उसके बाद ये तीसरी सबसे बड़ी परिघटना है जब इस देश की सबसे बड़ी आबादी के साथ कोई विषय सीधे जुड़ा हुआ है, वो है कास्ट सेंसस। इस लिहाज से इसको देखना समझना चाहिए। इसको दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मैं कहूँगा कि कई बार होता है ना कि बीमारी का इलाज कराने जब आप डॉक्टर के पास जाएं, पहले तो कबूल ही ना करें कि आप बीमार हैं, फिर आप कबूल करें, डॉक्टर ने जांच कर दी, तो डॉक्टर जांच करके बता रहा है कि बीमारी क्या है, और मरीज ये कहने लगा कि डॉक्टर ने हमें बीमार कर दिया, हम बीमार थे नहीं। फिर डॉक्टर कह रहा है कि ये आपका एक्सरे रिपोर्ट है, ये MRI है, इसमें तो आपको बड़ी गंभीर बीमारी है, इसकी दवाई के लिए ये आपको खाना पड़ेगा, इसका इंजेक्शन ये लगेगा। अब आप साहब डॉक्टर के खिलाफ खड़े हो गए। मैं बिल्कुल स्वस्थ था, मरीज को ये पता नहीं है कि वो स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन वो डॉक्टर पे आरोप लगा रहा है। ये है जाति व्यवस्था। इस देश में जाति व्यवस्था के साथ यही हुआ। जिन जिन लोगों ने जाति खत्म करने का आंदोलन किया, जिन लोगों ने जाति के नाम पर गैर बराबरी को खत्म करके बराबरी स्थापित करने की कोशिश की, उन्हें ही जातिवादी और जातिवाद बढ़ाने वाला कहा गया। कास्ट सेंसस के साथ बिल्कुल यही लागू होता है। जब आप इसकी मांग करते हैं तो अचानक से टीवी डिबेट में, अखबारों के लेख में, पॉपुलर डिस्कोर्स में ये आ जाता है कि बताइए 25वीं सदी में आप जाति की बात कर रहे हैं, अब तो जाति खत्म हो गई साहब, सब एक थाली में बैठ के खाते हैं, कहीं कोई जाति तो है नहीं। अब जब गिनेंगे तो जाति बढ़ जाएगी, जातिवाद बढ़ जाएगा। असल में थोड़ा सा चूंकि इंट्रोडक्टरी जवाब मैं दे रहा हूँ, जी। यही सब कुछ बेसिक तर्क लेकर के 1951 से जाति जनगणना को खत्म किया गया। उसमें एक आम राय बनी थी कि नया भारत जब हम बनाएंगे तो जातिवाद को खत्म करना है, इसलिए जाति जनगणना नहीं होगी। 1931 तक आखिरी जनगणना हुई, 41 में भी जनगणना हुई थी, लेकिन वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सब डेटा हमारे पास नहीं है। 51 से हमने बंद कर दिया। अब मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं इस बात को समझने के लिए। 1951 में भारत धर्म के आधार पर बटे कुछ ही वर्ष हुए थे, लेकिन 51 की जनगणना में वो धर्म गिन रहा था। क्या आपको ये नहीं चिंता थी कि सांप्रदायिक तनाव खत्म हो, लेकिन आप धर्म गिन रहे थे। वही दौर था 1950 से 60 के बीच में, भारत में राज्यों का बंटवारा की झगड़ा हो रहा था भाषा के आधार पर, और आप भाषा गिन रहे थे। फिर आपने केवल जाति को लेकर के ये क्यों सोचा कि जाति नहीं गिनेंगे तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। बहरहाल ये एक फैक्ट है। उसके बाद जातियां नहीं गिनी गई, लेकिन देश में जातिवाद अलग अलग फॉर्मेट में बढ़ता चला गया। मतलब मुझे याद है, मैं आपके दर्शकों को ये बात बताऊं क्योंकि हमारी स्मृतियां बहुत कमज़ोर होती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जाति भेदभाव पर क्या बात करूं। स्कूल से बाहर किए गए, बहुत कुछ हुआ, घर रहने को घर नहीं मिला। फूले को अपने दोस्त, ब्राह्मण दोस्त था फूले को, अभी तो सिनेमा बना, कैंची चल गई, उस पर रिलीज भी बहुत कम हुआ है। वो 100-150 साल पुराना भारत था। जब आज़ाद हुआ तो तब ये हमने वादा किया था एक दूसरे नागरिकों के आंखों में आंखें डाल करके कि संविधान बन गया है। अब हम ये नहीं करेंगे। अब जाति के नाम पर हम गैर बराबरी नहीं करेंगे, हकमारी नहीं करेंगे, सम्मान सबका बराबर होगा, सबको एक वोट एक व्यक्ति का अधिकार मिल गया। मगर ये कागजों में रहा, जमीन पर उतरते उतरते
बहुत देर हुई और उतर भी नहीं पाया। इसलिए मंडल कमीशन आया तो उसके विरोध में आंदोलन हुए। 1990 में मंडल कमीशन लागू करने के लिए आंदोलन हुआ तो उसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए। मेरिट की हत्या हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, आरक्षण तो बहुत खराब चीज है। इसी तरह से जितने भी जाति केंद्रित विमर्श थे उन्हें ही जातिवाद बढ़ाने वाला बनाते गए। उप प्रधानमंत्री थे बाबू जगजीवन राम, और बाबू जगजीवन राम जब गए बनारस में एक मूर्ति का अनावरण करने, और उप प्रधानमंत्री हैं लेकिन दलित रह गए, जैसे ही लौटे मूर्ति को गंगा जल से धोया गया। ये आज़ादी के बाद, संविधान के बाद हुआ। एक किताब है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, हिंदू बनाम हिंदू में नहीं, ये किस्सा है भारत विभाजन के गुनहगार। ठीक है। इस किताब में डॉक्टर लोहिया जवाहरलाल नेहरू को एक शिकायत करते हैं कि राष्ट्रपति होते हुए राजेंद्र प्रसाद जी जाते हैं बनारस में और पंडों का, ब्राह्मणों का पैर धोते हैं। देश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता। नेहरू जी भी उसके मजम्मत करते हैं, लेकिन जाति कैसे काम करती है। वही लोग जगजीवन राम की मूर्ति अनावरण के बाद धुलते हैं। फिर मैं देखता हूं 2000 के बाद पूर्व महामहिम रामनाथ कोविंद जगन्नाथपुरी से जब लौटते हैं तो चिट्ठी लिखनी पड़ती है राष्ट्रपति भवन को कि राष्ट्रपति के साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ मंदिरों में, जहां मंदिर में गए थे। वर्तमान की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के बाद इसमें दिल्ली के एक मंदिर में, वहां जहां अश्वनी वैष्णव गर्भगृह में जाकर दर्शन करते हैं, महामहिम को बाहर रहना पड़ता है। फिर हंगामा होता है, राष्ट्रपति होते हुए भी। देश में जाने कितने ब्यूरोक्रेट, जाने कितने वकील, जाने कितने पॉलिटिशियन, प्रोफेसर जातिवाद का शिकार होते रहे। इट मीन्स कि जाति अलग अलग तरीके से काम में आती रही। जाति जनगणना कैसे इसको खत्म करती, इस पर ओपन डिबेट हुई ही नहीं। आपको याद होगा कि पहला कमीशन ओबीसी के लिए बना, काका कालेलकर कमीशन। आर्टिकल 340 बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में रहा, कमीशन बनता है। आप कल्पना करिए कि वो पहला कमीशन भी कहता है जाति जनगणना होनी चाहिए, नहीं हुई। पहला कमीशन 1951-52 के आसपास, 55 में रिपोर्ट आ गई, 55-56 के आसपास तक रिपोर्ट लागू नहीं हुई, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आप 51 में मना किए थे और उसी के 2-4 साल के भीतर आपका आयोग कह रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मंडल कमीशन बना 1977, 78 के आसपास से वर्किंग शुरू हो गई। 80 में वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है बीपी मंडल की अगुवाई में। साफ कहता है कि 1931 की जनगणना से आप पिछड़ेपन का आधार, वे जातियां जो पीछे रह गईं, वे जातियां जो जिन तक संविधान नहीं पहुंचा, जिनको हजारों साल से वंचित शोषित किया गया, उन्हें पहचानोगे कैसे? उनके तो आंकड़े ही नहीं है। और मंडल कमीशन 1931 की जनगणना के बेस पे प्लस कुछ सर्वे जो अपने सैंपल उन्होंने बनाए थे, 500 से ज़्यादा जिलों में पहुंचे थे वो, उसके मुताबिक वो रिपोर्ट बना के 40 रिकमेंडेशन करते हैं। उसको भी आपने नहीं माना कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। हालांकि फिर मंडल के विरोध में कमंडल आ गया, फिर पूरे देश में ये हल्ला हो गया कि जाति भारतीय राजनीति का सेंटर टूल न बन जाए पॉलिटिक्स में, वो धर्म रहे तो चलेगा। इसलिए मंडल का विरोध होता रहा और तमाम चीजें रही, लेकिन इसकी मांग हमेशा होती रही। फिर देवेगौड़ा जी जो पहले ओबीसी प्रधानमंत्री थे, हालांकि किसी भाषण में उन्होंने ये बात कही नहीं, चुपचाप अपना काम किया। कैबिनेट में पास किया कि 2001 में जनगणना होगी तो जाति जनगणना होगी। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल आए, दोनों जगह ये सहमति हो गई कि 2001 में जनगणना होगी तो कास्ट सेंसस होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है और सरकार बनते ही जो शुरुआती फैसले होते हैं उनमें पहला फैसला कि हम 2001 में जाति जनगणना नहीं कराएंगे, जातिवाद बढ़ जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी जो उस समय भी उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्रालय भी उनके पास था, चिट्ठी लिख करके समाजवादी लोग पूछ रहे थे तो वो कह रहे थे कि नहीं, जातियां गिनने की जरूरत क्या है। ये एक पैरेलल लड़ाई देश में चली आ रही थी। न ये आज का मुद्दा है, न ये नया है, और न इसका विरोध नया है। इसके बाद फिर 2010 के आसपास, तारीख है 6 मई 2010, 7 मई 2010, भारत की संसद में 2 दिन इस पर बहस होती है कि 2011 की जनगणना में क्या जाति जनगणना कराई जाए। यूनैनिमस डिसीजन इंक्लूडिंग बीजेपी, मरहूम गोपीनाथ मुंडे, हुकुमदेव नारायण यादव, ये लोग बीजेपी की तरफ से खड़े थे कि हम जाति जनगणना के समर्थन में हैं। पहली बार ऐसा हुआ।
लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, आगे और मौका मिलेगा तो वो किस्से बताएंगे जब मंडल के दौर में ये लोग लड़ रहे थे और गालियां खा रहे थे। ये सारे लोग उस समय भी, शरद यादव, ये सदन में खड़े होकर के लड़ रहे थे। मानवर कांशीराम मंडल कमीशन के लिए लड़ रहे थे, कास्ट सेंसस के लिए लड़ रहे थे। इवन बसपा भी इसके लिए समर्थन में थी, सपा थी, कांग्रेस रूल कर रही थी। कांग्रेस ने गलती की, जो बाद में राहुल गांधी मानते हैं। वो 1948 के जनगणना एक्ट के मुताबिक इसको नहीं कराते हैं, वो इसे इकोनॉमिकल एंड कास्ट सर्वे कर देते हैं। 5,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 9 लाख से ज्यादा गलतियां, 42 लाख से ज्यादा जातियां, बेमन से किया गया काम। आर्थिक सर्वे फिर भी अरुण जेटली 2015-16 में जारी करते हैं, ये नहीं करते, कहते हैं कि बहुत गलती है, उसमें नहीं हो पाएगा, जाति हम नहीं बता सकते, बीजेपी सरकार नहीं बताई क्योंकि डेटा नहीं सही है। अब मतलब उसका आर्गुमेंट उनका यही था। अरविंद पनगड़िया की कमेटी बनाई जाती है जो फिर से इसको रिव्यू करेगी, इस डेटा को रिव्यू करेगी। ठीक है। पनगड़िया साहब की कमेटी पूरा फॉर्म भी नहीं हो पाती, कुछ दिन बाद काम खत्म हो जाता है, अमेरिका चले जाते हैं, वो मामला ही ठंडा पड़ गया। फिर इस देश में जितने भी समाजवादी लोग थे, संविधानवादी लोग थे, और बाद में चल करके राहुल गांधी की अगुवाई में जो बदली हुई कांग्रेस थी, वो अपनी पुरानी गलती मानती है और फिर इसे पॉलिटिकल एक एजेंडा बनाती है। अखिलेश यादव यूपी में उसको लड़ रहे थे, आदरणीय मायावती जी भी उसके समर्थन में थी, बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव, इवन नीतीश कुमार। ये एक हिस्ट्री है। 2024 के चुनाव और उसके बाद ये कहा गया, सदन में खड़े होकर के कहा गया, आप करा लीजिए नहीं तो हम कराएंगे। अब वो यहां तक हम पहुंचे हैं कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो जाति जनगणना कराएगी। अब आखिरी में 1 मिनट और लूंगा। इसका मतलब क्या है जाति जनगणना का? इसका मतलब केवल जातियों को गिनना नहीं है। आप 29 कॉलम में भी आप सेंसस में रखते हैं, आप एक कॉलम और जोड़ देंगे कि जाति भी जोड़ी जाएगी। लेकिन ये मामला केवल इतना नहीं है। इससे केवल ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी जाति कितनी संख्या में है, इससे ये पता चलेगा कि देश में रिसोर्सेज किसके पास पहुंचे, एजुकेशन किस तक पहुंची, किसके पास एम्प्लॉयमेंट पहुंचा, किसके पास लैंड ओनरशिप है, जमीन का मालिकाना हक, कौन विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ गया और कौन पीछे छूट गया। इसीलिए हम इसे एमआरआई कहते हैं, केवल एक्सरे नहीं, एक कंप्लीट बॉडी चेकअप। अब डॉक्टर के सामने बीमारी कबूल की गई है कि चलो सेंसस कराना पड़ेगा, उसमें जाति जनगणना होगी। अब बीमारी का एमआरआई जब आएगा तब उसके बाद चिन्हित की जाएगी कि विकास की प्रक्रिया में ये देश सबका कैसे बनेगा, इक्वालिटी कैसे आएगी, पॉलिसी मेकिंग कैसे होगी। जब एक सामान्य सा ग्राम प्रधान भी जब जाता है सड़क बनवानी है तो पहले सर्वे होता है कि जहां सड़क नहीं है वहां बनेगी, जहां सड़क है उसके ऊपर सड़क बनाते जाओ, ये विकास नहीं होता इसका नाम। जहां पुल है उसी के ऊपर और पुल बनाओ। पहले आप देखते हो कि पुल कहाँ नहीं है, वो सर्वे, वो आंकड़े, वो तथ्य, तब देश उससे नीतियां बनाता है और उससे फिर सबका देश बनता है। ये है जाति जनगणना। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये इस देश को सबका देश बनाने की दिशा में है। जी जी। अभी तक जो सेंसस हो रही थी उसमें शेड्यूल ट्राइब्स का आंकड़ा आ जाता था, शेड्यूल कास्ट का आंकड़ा आ जाता था, लेकिन जनरल कैटेगरी और ओबीसी का कोई आंकड़ा हमारे सामने नहीं आता था। तो मतलब SC STs की आंकड़े से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन OBC जनरल के आंकड़े से अभी तक की सरकारों को, सबको ही, क्योंकि कभी नहीं हुआ आज़ाद भारत में, क्यों समस्या हुई स्पेसिफिकली? बहुत बहुत ही ज़रूरी और बहुत अच्छा सवाल है। इंटरेस्टिंग है। इस देश में शेड्यूल कास्ट के लिए ये हालांकि बहुत एक्सेप्टेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक लिहाज तक लोग कहते हैं कि अनटचेबिलिटी हुई, इसलिए उनको तो रिजर्वेशन मिल जा रहा है। हालांकि चुटकुले उस पर भी बने कि कैंची छोड़ने वाला डॉक्टर शेड्यूल कास्ट का होगा, ये अपमान हुआ रिजर्वेशन को लेकर के। शेड्यूल ट्राइब को लेकर के भी कि ये बहुत हाशिए पर पड़े रहे, इसलिए SC और ST के रिजर्वेशन और उनके इश्यूज को लेकर के एक लेवल पर एक्सेप्टेंस बन गई इस देश में। मंडल के वक्त, मंडल आंदोलन जब चल रहा था, इवन मंडल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 80 में रिपोर्ट आ जाती है, लागू नहीं होती। कांग्रेस की पुरानी गलतियां तो बहुत सारी है ना। 1982-83 में दक्षिण भारत में DMK के करुणानिधि तमिलनाडु बंद करते हैं और उत्तर भारत में उसी समय समाजवादी लोग मंडल के लिए लड़ रहे थे। 1989 में जब चुनाव होता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और अचानक से जब 90 में सरकार उनकी होती है,
मान्यवर कांशीराम, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, शरद यादव, पुराने वाले नीतीश कुमार, पुराने वाले रामविलास पासवान, जब मैं कह रहा हूँ तो इसका पॉलिटिकल सेंस है, सबने मंडल के लिए लड़ाई लड़ी। लालू प्रसाद यादव, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, बहुत बड़ी फहरिस्त है लड़ने वालों की। जब मंडल आया ना तो उसने, इसीलिए क्रिस्टोफ जेफरली की किताब मैं रिकमेंड करूंगा, द इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन, सबको पढ़नी चाहिए, वो मंडल कमीशन पर है। क्रिस्टोफ उससे कहते हैं कि मंडल एक मूक क्रांति की तरह है भारत में। मंडल कमीशन कह रहा है कि 52% आबादी पुराने डेटा के मुताबिक, और क्लास 1 की नौकरियों में 2-3% भी नहीं, बी ग्रेड, सी ग्रेड या डी ग्रेड जैसे नौकरियों में श्रेणी के हिसाब से कहें 10%, 12%। अदर बैकवर्ड क्लास का हाँ, ओबीसी जो 3743 जातियां मंडल कमीशन रिकमेंड करता है कि ये 3743 जातियां पिछड़ी हैं, देश चलाने में कहीं है ही नहीं। टोटल पॉपुलेशन 10% से नीचे है, मतलब देश की भागीदारी में, इसलिए मंडल लागू हुआ। काका कालेलकर कमीशन ने कहा था कि पिछड़ापन आर्थिक आधार पर होगा, नहीं स्वीकार हुआ। मंडल कमीशन ने इतने वैलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कहा था कि पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक नहीं। यानी तीनों रिजर्वेशन, एससी एसटी ओबीसी तीनों रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। लोग कहते हैं गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन दे दो, नहीं साहब, सामाजिक और शैक्षणिक। और उसके बाद जब ये आया तो कहा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ है, ये जो ओबीसी की जातियां हैं। ज्योतिबा फूले माली जाति के थे, कुनबी किसान, उत्तर भारत में कुर्मी जिसे कहते हैं, और उनको अपमानित किया गया, तो कुनबी किसान थे। मराठा में छत्रपति शिवाजी महाराज, कैन यू बिलीव कि उनका राज तिलक करने से मना किया जा रहा है कि आप सवर्ण नहीं है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो ये जाति व्यवस्था है कैसे, और बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मंडल ने जब ये सारे इश्यूज को रेज किया तो ओबीसी सेंटर में था। किसान जातियां, हस्तशिल्प कुटीर उद्योग की जातियां, वो जब अपना हक मांगने के लिए आई कि हमें रिजर्वेशन होगा, मंडल कमीशन कह रहा था कि 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अच्छा। लेकिन चूंकि तमिलनाडु के केस के बाद जब 69% रिजर्वेशन था तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी कि 50% की कैप है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उस मजबूरी में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला। सड़क पर हंगामा हो गया, बसें जला दी गईं, अखबारों में लेख लिखे गए, डूब गया भारत, अब तो बर्बाद हो जाएगा, हाय मेरिट तुम कहाँ हो। विश्वविद्यालयों में धरने होने लगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियों ने, एक किताब है जेंडरिंग कास्ट, उमा चक्रवर्ती की, जरूर पढ़नी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय की सवर्ण लड़कियां सड़कों पर उतर कर ये नारे लगा रही थी कि हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। वो एक सैंपल था कि कास्ट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों का रिलेशन क्या है। जब वो तख्तियां लेके घूम रही थी कि हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए, इसका मतलब जातियां कैसे तय करती थी कि रोजगार किसको मिलेगा। मंडल विरोधी आंदोलन का गढ़ बना डीयू, जेएनयू और एम्स। आग लगाई लोगों ने, उसके आत्महत्या की, पूरे शरद यादव पर, लालू प्रसाद पर, मुलायम सिंह पर गालियां, चुटकुले, रामविलास पासवान, करुणानिधि, क्या क्या नहीं सहा इन लोगों ने। ये इसलिए था कि अगर ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गया तो ये तो एम्पावर्ड हो जाएंगे। एससी एसटी को मिला है, चुप रहते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, ये हमारे तमाम लोगों ने बोला भी है, हालांकि ऐसा हकीकत में था नहीं। कोई अम्बेडकर, कोई कांशीराम उन्हीं में पैदा हुआ। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन के भीतर एक यूनिटी बन गई एससी एसटी ओबीसी की, तो फिर तो क्या होगा। इसलिए ओबीसी का रिजर्वेशन न कभी एक्सेप्ट किया गया। आज भी ओबीसी को लेकर सबसे ज्यादा अटैक होता है। उनका रिजर्वेशन 27% है। उनको पूरा, आज तक कोई देश में 20 साल लगभग हो गए, इस देश का एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं बता पाएंगे जिसमें 27% ओबीसी हो, एक भी। आबादी आज की तारीख में लगभग 60% है। इसलिए वो सवाल कभी इस एंगल से नहीं देखा गया। जाति जनगणना होगी तो ओबीसी की गिनती पता चल जाएगी। जाति जनगणना से केवल ओबीसी गिनती नहीं पता चलेगी। जाति जनगणना का मतलब यह है कि सवर्ण कितने हैं। जैसे बिहार में हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों जातियों में कितनी आबादी है और कितना उनको नौकरी मिली, कितना एजुकेटेड है, कितना उनके पास लैंड ओनरशिप है। जब इसका डेटा आया तो पता चला कि ओबीसी की बहुत सारी जातियां, जैसे यादव 14% 14 पॉइंट समथिंग,
और परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट 1.6% में भी। तो इससे ये पता चल गया कि हैव्स एंड हैव्स नॉट वाली लड़ाई। इसलिए कोई नहीं चाहता था कि आंकड़ा सार्वजनिक हो। मामला केवल ओबीसी का नहीं है, मामला सबका है। इस देश में 100 लोग हैं, तो 100 में से क्या 90 लोग 10 रोटी खा रहे थे और 10 लोग 90 रोटी खा रहे थे। इसका आंकड़ा सार्वजनिक न हो जाए, इसीलिए सब मिलकर जातीय जनगणना का विरोध करते थे। इसीलिए किसी ने होने नहीं दिया। अब जब होगी तो सबका आंकड़ा सामने आ जाएगा। 1931 में हुई कास्ट सेंसस, फिर उसके बाद से हुई नहीं। और जो सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि कास्ट सेंसस होने के बाद पॉलिसी मेकिंग इजी होगी, ये पता चल पाएगा कि किस वर्ग पे हमें टारगेटेड एक्शंस लेने हैं, किसके प्रति क्या करना है। तो फिर अभी तक नीतियां बन किस हिसाब से रही थी भाई? एक देश जो इतना बड़ा देश है, जहाँ पर जाति इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता है। कोई भी प्रोग्रेसिव व्यक्ति कहीं का भी हो, वो इस तथ्य को तो नकारा नहीं जा सकता है कि जाति राजनीति में है, जाति आपके विश्वविद्यालयों में है, आपके दफ्तर में है, सब जगह है। तो इन पॉलिसी मेकिंग हो किस हिसाब से रही थी जब कुछ डेटा ही नहीं था? असल में पॉलिसी मेकिंग कैसे हो रही थी, हालांकि सर्वे होते थे, एनएसएसओ के सर्वे और कई ऐसे सर्वे होते थे जिससे सरकारें काम चलाऊं तौर पे नीतियां बनाती रहती थी। लेकिन विडंबना देखिए, जैसे कई तरह के आपके आइडेंटिटी हैं, गरीब अमीर, तो आप गरीबी रेखा बनाते हैं, इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, इतने ऊपर हैं, इनको नीचे वालों को ऊपर ले आने के लिए ये हम प्रावधान कर रहे हैं। राष्ट्र ऐसे चलता है। ये राज्य पीछे छूट गया तो इस राज्य के लिए कैसे पीछे छूट गया उसके आंकड़े निकालते हैं। अच्छा, कैसे आगे जाएगा तो उसके विशेष प्रावधान करते हैं कि बिहार वाले आज भी मांग रहे हैं गरीब हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दो। कोई भाषा पीछे छूट जाती है, मर रही होती है, तो उस भाषा को एम्पावर्ड करने के लिए आप रिसर्च करते हो। इन पैमानों पर तो देश कुछ कुछ करता रहा, जाति के पैमाने को उसने कभी कबूल ही नहीं किया। इसीलिए आज मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया करता था, अभी मैं नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन मैं कुछ खुराफात करता था जिसकी वजह से नहीं हूँ। जैसे एक खुराफात हमने की 2018-19 में, जब 13 पॉइंट रोस्टर आया तो हमने एक आरटीआई लगा दी और हमने आरटीआई लगा के पूछा कि देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर किस किस कम्युनिटी के हैं। आप यकीन न माने कि 6 वाइस चांसलर, 596 लोगों का डेटा हमारे पास आया, 596, 6 शेड्यूल कास्ट से थे, 6 शेड्यूल ट्राइब से थे और 36 में भी ओबीसी से थे। अगर आप इन सब को जोड़ लें तो लगभग 50, तो लगभग 600 में से 50 90% आबादी के हैं और 600 में से 550 10% आबादी के वाइस चांसलर हैं। अब अगला आंकड़ा सुनिए, देश कैसे नीतियां बना रहा था और कहां पहुंचा है। कैसे बना रहा था ये तो मैं नहीं जानता, अभी मैं सरकार चलाने में कहीं शामिल नहीं हूं, लेकिन जो नीतियां बना रहा था उससे जहां पहुंचा है मेरे सामने वो आंकड़े हैं। बहुत दूर नहीं जाते हैं, पिछले 10 साल में, ये पब्लिक डोमेन में ये डेटा है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट जितने हुए हैं, 78% जज के अपॉइंटमेंट अपर कास्ट के हैं, लगभग 80%। आबादी कितनी अभी तो हालांकि पता भी नहीं, 10% 12% से ऊपर नहीं होगी। और आपके जज कितने, 80%। ऑक्सफैम और न्यूज लॉन्ड्री ने मिल करके 2023-24 में एक सर्वे किया, एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट का एक क्रक्स बताता है कि न्यूज रूम में, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में 121 पोस्ट अगर डिसीजन मेकिंग की है, उसमें एक भी शेड्यूल ट्राइब नहीं, यानी लगभग 8-9% जो ट्राइब्स हैं वो आपके मीडिया हाउसेज में है ही नहीं डिसीजन मेकिंग के पोस्ट पे। एक कोई एक्सेप्शनल केस में शेड्यूल कास्ट से है और एक ओबीसी से, 1 या 2 ओबीसी, बाकी कौन 99% 98%, जिनकी आबादी को पता नहीं, अब 31 का डेटा कहता है 10-12% वो लोग हैं। हमारा सवाल ये नहीं है कि आप 10% होकर के 80% 90% क्यों हैं। हमारी दुश्मनी आपसे है ही नहीं, अब तो पहले भी थे। संविधान से एक सपना दिखाया था इस देश के लोगों के आंखों में कि अब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होगा, तुम देश चलाओगे। केवल वोट की स्याही उंगली पर लगा देने से देश नहीं उनका हो जाता। लैंड ओनरशिप में
लगभग 16 to 17-18% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है पूरे देश में, और जमीन का मालिकाना हक आप कल्पना करेंगे 1% भी नहीं है, उनके पास 1% भी जमीनें नहीं है। आदिवासियों के पास जो जमीन है, जल जंगल जमीन, उनको आप छीनते हैं, उनको आप आदिवासी नहीं मानते, उनको वनवासी मानते हैं। विकास के नाम पर उनको उजाड़ रहे हैं। हसदेव का जंगल अगर आप ना हो तो इसको नजर में रखना चाहिए, न्यूज रूम तक वो खबरें नहीं आती। देश चला कौन रहा है? विश्वविद्यालयों में हमने जब आरटीआई लगाई 2022-23 में, 97% पोस्ट प्रोफेसर के केवल अपर कास्ट के लोग हैं। 97 मेरे पास डेटा है और मैंने अपने सोशल मीडिया पे सब सार्वजनिक किया था। अब तो वो लोग डेटा देते नहीं, कहते कि अब हम मेंटेन नहीं करते, आरटीआई एक्ट को कमजोर कर दिया है। तो मीडिया में कौन, जुडिशरी में कौन, ब्यूरोक्रेसी में तो अब राहुल गांधी ने जब से पूछा 90 कैबिनेट सेक्रेटरी में 3 ओबीसी, 1 या 2 दलित। इसका मतलब यह है कि जो जातियां थीं वो कहाँ हैं? वो बीमार बन के हॉस्पिटल में लाइन लगाई हैं 90%। वो बेरोजगारों की भीड़ में 50 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं? देश नहीं जानना चाहता है। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो इतने कमज़ोर हैं। मैं जानना चाहता हूँ वो 80 करोड़ लोग हैं कौन? देश के 100 अरबपतियों की सूची बनती है, उसमें एक भी दलित और आदिवासी नहीं है, एक आध कोई अपवाद में ओबीसी है। तो अरबपति की सूची में वो 90% नहीं है। वो प्रोफेसर में, वाइस चांसलर में, जुडिशरी में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, इस देश की 90% पॉपुलेशन जब नहीं है तो देश पॉलिसी कैसे बना रहा था? क्या ये देश के सबका सवाल नहीं है कि आपके 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 भूगोल में 100 लोग रहते हैं और 10 लोग पूरा देश खा रहे हैं, लूट रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और 90 लोग कहाँ हैं? वो 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं। इसका एक्सरे है जाति जनगणना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पॉलिसी मेकिंग जब होगी, कास्ट सेंसस के बाद डेटा एनालिसिस होगी, तो डेटा जब आएगा तब वो सामने रख करके बताएगा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, ये ऐसी जातियां जिनमें कोई ग्रेजुएट नहीं है। कल्पना करेंगे आप, उनमें कोई 12वीं पास बच्चे नहीं मिलेंगे आपको, डॉक्टर इंजीनियर नहीं मिलेगा, कई जातियां ऐसी हैं, और देश चल रहा है साहब। और इसलिए ये जाति जनगणना इस देश के निर्माण का सबसे बड़ा टूल है। जी, जहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात आती है वहाँ पर रिजर्वेशन की भी बात आ जाती है। और अभी जो एक सवाल राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं वो ये है कि जो इंदिरा साहनी केस के बाद में 50% का जो रिजर्वेशन का कैप लगा हुआ है उस जजमेंट के बाद में, उसको भी हटाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जब ये डेटा आ जाएगा तो इसको 75% के करीब तक ये जा सकता है। लगातार हम बीते कुछ सालों से एक डिस्कोर्स ये चलता है कि रिजर्वेशन ख़त्म किया जाना चाहिए। एक वर्ग ये आवाज़ उठाता रहता है कि इतने साल हो गए, अभी तक अगर गैर बराबरी दूर नहीं हुई, इसका मतलब रिजर्वेशन के टूल से वो गैर बराबरी दूर नहीं की जा सकती है। दूसरा वर्ग अभी ये डिमांड कर रहा है कि रिजर्वेशन के कैप को और ज़्यादा करना चाहिए, और इनफैक्ट इसके आगे की भी एक बाउंड्री पर जा करके 15(5) कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के हिसाब से प्राइवेट संस्थानों में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए, ऐसे भी नियमों की बात की जा रही है। तो सबसे पहला कि जो ये एक नैरेटिव रखा जाता है, एक सवाल उठाया जाता है कि जब इतने सालों से रिजर्वेशन देने के बाद भी स्थिति या गैर बराबरी वो दूर नहीं हुई, तो क्या ये टूल कारगर है? सबसे पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात, बहुत ज़रूरी सवाल है जी। और बहुत अच्छे से हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इस देश ने अपने नागरिकों को यही वाली बातचीत नहीं होने दी। मैं क्लासरूम में जब पढ़ाया करता था DU में, तो कई बार क्योंकि हम लोग का विषय सोशल कल्चरल जुड़ जाता था, तो एक बार हम पूछते थे, जो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेता था वो कहता था कि बहुत अच्छी चीज़ है, और जिसको नहीं मिलता था वो कहता था सबसे घटिया चीज़ है, ये तो मेरिट की हत्या कर देती है। कम नंबर वाले एडमिशन पा गए, हाय हमारा मेरिट नहीं हुआ। आप कल्पना करिए कि 100 नंबर के एग्ज़ाम में अपर कास्ट के लोगों की मेरिट अगर 80 जा रही है, और बहुत अंतर होता नहीं था। ये सब झूठ चुटकुले बनाए गए हैं कि 0 नंबर पे कोई एडमिशन हो, 0 पे कोई नहीं होता है। मैं हालांकि एक आपको सूची दे सकता हूं अगर आप कहेंगे तो। उत्तर प्रदेश में जब से EWS रिजर्वेशन देश में आया, तो उत्तर प्रदेश में एक नर्स भर्ती का परीक्षा हुई, तो 36-38 नंबर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की मेरिट गई थी, और EWS की मेरिट 3 नंबर गई थी। कैसे? 3 नंबर, जब 10% ले आने के लिए आपको मेरिट नीचे ले आनी पड़ती है। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही है। 100 लोग हैं, UR की मेरिट पे आपको 40 लोगों को चुनना है, तो आप ऊपर से 40 लोग मिसलिनियस चुनेंगे, जहां 40 भर जाएगा वो आपका कट ऑफ हो जाएगा। उसमें SC ST OBC कोई भी हो सकता है थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं कहीं। उत्तर प्रदेश की कोई वैकेंसी आजकल ऐसी नहीं हो रही, देश में भी नहीं है। जहाँ रिटन एग्जाम होता है वहीं ये होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं,
दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले दिनों लगभग 5,000 प्रोफेसरों का अपॉइंटमेंट हुआ। मैं चैलेंज करता हूँ, 5,000 प्रोफेसर में से 40% मान लीजिए, 40-50% अनरिजर्व कैटेगरी है, क्योंकि बैकलॉग इन्होंने दिया नहीं, शॉर्टफॉल दिया नहीं, सारी सीटें SC ST OBC खत्म हो गई। अगर 2,500 सीटों पर UR के कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट हुआ है, आप 2.5 कैंडिडेट भी अगर खोज के आप मुझे SC ST OBC बता देंगे तो मैं मान लूंगा कि वो कैटेगरी मिसलिनियस होती है। उस पर केवल अपर कास्ट का अपॉइंटमेंट हुआ है। मतलब UR में आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही ले रहे जहां डायरेक्ट इंटरव्यू है। अगर रिटन एग्जाम होता है तब उनकी कंपलसरी, जैसे UPSC है, UPSC जब रिटन एग्जाम से इंटरव्यू कराती है और फिर एक टोटल मेरिट बनाती है तो उसमें मिसलिनियस लिस्ट आती है। उसमें आपको UR कैटेगरी में, UR मतलब सवर्णों के लिए आरक्षित नहीं, अनरिजर्व में SC ST OBC भी मिल जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक भी खोज के दिखाइए, 2-4 मिल गए, बहुत अपवाद। ये है रियलिटी कास्ट सिस्टम की, जो ऊपर बैठे ना, नेक्सस। इसलिए अंतोनियो ग्राम्सी के एक शब्द को मैं उधार लूं, कल्चरल हेजेमनी जिसके पास होती है ना, वो नेक्सस बनाता है और अपने लोगों को प्रमोट करता है। अरे ये मेरा मीडिया हाउस है, तुम आ जाओ, ये इंटरव्यू दे दो, तुम्हें प्रमोट कर देते हैं। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूँ, गोवा के स्पेलिंग बता दो, अरे देखो बच्चा कितना अच्छा है, चलो अपॉइंट हो गया। और तुम चेकोस्लोवाकिया की बताओ, अब वो बेहोश। अब इंटरव्यू में तो कल्चरल हेजेमनी तो ऐसे क्रिएट की जाती है। मेरे पिताजी, उससे पूछेंगे जिसका अपॉइंटमेंट करना है तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ, जिसका नहीं करना उससे कहेंगे मेरे पिताजी का नाम बताओ। ये कास्ट सिस्टम कितने तरह से काम करता है, एक तो ये बात। अब आते हैं रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन थ्योरेटिकली ये है कि अपर कास्ट को ओपन सीट, ओपन फॉर ऑल 40% है, तो 27% उसके बाद आएगा OBC का। तो 40 लोगों में ऊपर जितने लोग OBC हैं वो चले गए, उसके बाद आपको 27 लोगों को और चुनना है 100 सीटों में। जब 27वां आदमी बने, जहां तक पहुंचेगा उसकी कट ऑफ वहां आएगी। 40 लोगों के बाद UR की लिस्ट के बाद आपको 15 लोग चुनने हैं शेड्यूल कास्ट के, 15वें व्यक्ति तक कट ऑफ आएगी। नीचे आपको 7.5% शेड्यूल ट्राइब को चुनना है, वहां जहां कैटेगरी जितने लोग आएंगे वो कट ऑफ बनेगी। रिजर्वेशन की थ्योरी ये है। इस तरह से आपको विशेष प्रावधान दिया गया, किस आधार पर दिया गया, गरीबी के आधार पर नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण मेरिट की हत्या करता है, मैं उनके लिए EWS आरक्षण के तकरीबन दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं। EWS आरक्षण केवल सवर्णों को मिला, कम से कम दर्जनों परीक्षाएं मेरे पास उसके डेटा हैं, जिसमें SC और OBC से नीचे मेरिट चली गई EWS की। यानी जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा था वो ये झूठ बोल रहे थे कि वो बहुत मेरिटोरियस हैं और SC ST वाले मेरिटोरियस नहीं है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये कि जिनके पास बहुत मेरिट थी वो दुनिया में कहां थे? विश्वविद्यालयों में तो केवल आप थे, और आपके 500 विश्वविद्यालयों में दुनिया में कहीं रैंकिंग नहीं होती थी, और आप उलाहना देते थे कि मेरिट की हत्या हो जाएगी। 1990 के बाद मंडल आया और विश्वविद्यालयों में 90 के बाद SC ST OBC रिजर्वेशन आया। हायर एजुकेशन में 2006 के बाद OBC रिजर्वेशन आया। उसके पहले तो साहब आप ही थे, और आप कहां थे? आप दुनिया में क्या खोज रहे थे? आज आप जितना भी शोध कर रहे हैं, जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने जितने कपड़े पहने हैं, ये माइक, ये सारी टेक्नोलॉजी, AI और ग्रोक तक पहुंच गए, आपने क्या दिया? विश्व गुरु आप बनने का ख्वाब देखते थे और आपने दिया क्या? आप कह रहे हो कि गोबर खाओ बीमारी ठीक होगी। आप ज्ञान की मेधा को जाति के नाम पर पर्याय बना दिए। इन जातियों में तो मेरिट ही नहीं होती, ये पैर से पैदा हुए मनुस्मृति। अब ये मैं विश्वविद्यालय में था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे प्रोफेसर ने कहा कि अहिरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़कर यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इसीलिए ज्योतिबा फूले जो फिल्म बनी है उसको सबको देखना चाहिए, हालांकि वो टैक्स फ्री नहीं होगी। उसमें ज्योतिबा फूले कहते हैं कि ये एक किस्म का युद्ध है न्याय के लिए, जिसे शिक्षा से लड़ेंगे हम। वो युद्ध आज भी जारी है। इसलिए एम्स में कितने लोग किस कैटेगरी के हैं वो अभी तक नहीं पता। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, रिजर्वेशन से मिला क्या? रिजर्वेशन के अलावा दुनिया में कोई दूसरी पॉलिसी ऐसी नहीं होगी जिसने देश की, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो जाति के नाम पर वंचित थी, उसमें एक मिडिल क्लास पैदा किया, उसमें एजुकेशन पैदा की, उसमें एम्प्लॉयमेंट पैदा किया, उनको एम्पावर्ड किया।
इस पर डिबेट आप कर सकते हैं कि जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया होगा, लेकिन जितना आरक्षण ने दिया उतना दूसरी कोई पॉलिसी इंपावरमेंट नहीं कर सकती थी। इक्वालिटी, और दुनिया के कई देशों में जैसे अमेरिका अपने यहाँ डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स बनाता है, ठीक है, और जितने तरह के डिस्क्रिमिनेशन हैं वो अपने पब्लिक स्पेसेस में उनको चुनता है। वो देखता है कि ब्लैक्स कितने, वाइट्स कितने। और ये दिन देखने के लिए अमेरिका को 2 गृह युद्ध झेलने पड़े। दोनों में एक सिंपल अब्राहम लिंकन से लेकर के मार्टिन लूथर किंग 1 और 2 जूनियर, अमेरिका गृह युद्ध झेलना पड़ा। अमेरिका में अलग बस, अलग स्कूल, अलग मोहल्ले। भारत में नहीं है क्या? हमारे यहाँ गांव में ये तिवारी बस्ती है, ये चमर टोला है, ये आहिर बस्ती है, ये कुर्मी टोला है। गांव बसे हैं साहब जातियों के नाम पर। हमने गटर में उतरने वाले की जाति देखी है, मंदिर में पुजारी की जाति देखी है। हमने सड़क पर चलने पर दूल्हा अभी भी पीटते हुए देखा है। हमने अभी भी मूंछ रखने पर लोगों के मरते, और इलाहाबाद के प्रयागराज में एक दलित एक सवर्ण का बोझा नहीं ढोएगा तो उसको बोझे में डाल के जला दिया जाएगा। ये आजकल की घटनाएं हैं। हम जाति व्यवस्था को जीते थे, लेकिन हमने आज तक इसका कोई मैकेनिज्म आरक्षण के अलावा क्या डेवलप किया कि वो जो गांव में रह गया अछूत बन के मैला ढोता रहा, वो देश चलाने में 75 साल बाद कहीं आया। और आप गिनाते हो सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, ये अरे वो नहीं चाहिए। वो पपेट होते हैं पार्टियों के। जब कोई आईएएस बनता है, जब कोई ब्यूरोक्रेट बनता है, जब कोई मीडिया हाउस में बैठता है, कोई आदिवासी मीडिया हाउस में बैठता ना, तो वो हसदेव के जंगल पर महीने में 2 शो करता। वो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की समस्या पर शो करता। ये आरक्षण के अलावा आपके पास है क्या टूल? आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं। अमेरिका ने 2 गृह युद्ध झेले। जिस भवन का नाम रखा था व्हाइट हाउस, उसमें एक ब्लैक्स को राष्ट्रपति पहुंचा दिया। आज तक इस देश को एक भी दलित पीएम नहीं मिला है। इसका मतलब ये कि रिजर्वेशन के अलावा आपके पास क्या टूल है भाई? आप विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर कैसे बनाते? अच्छा, जहां रिजर्वेशन नहीं लागू है वहां कितनी आपने डाइवर्सिटी डेवलप की है? चलिए दो डिपार्टमेंट आपके सामने चैलेंज की तरह रखता हूं, मीडिया, जुडिशरी। दोनों में रिजर्वेशन नहीं है। दोनों में 90% पॉपुलेशन इस देश की SC ST OBC कहां है? 1% से लेकर के 3% तक जाते जाते आप थक जाएंगे। तो जहां रिजर्वेशन आपका नहीं है वहां तो SC ST OBC पहुंच भी नहीं पाया। जब मंडल लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ, लड़ करके आरक्षण लिया, तब तो कुछ प्रोफेसर दिखने लगे, तब कोई मिडिल क्लास पैदा हुआ, तब कोई ब्यूरोक्रेट दिखने लगा, तब कोई DMSP दिखने लगा। बिना रिजर्वेशन के तो आज भी आपका देश वहां, जैसे प्राइवेट सेक्टर। अब आप प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं कि हम मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट करते हैं। मेरिट में कास्ट तो आड़े नहीं आती आपके मुताबिक। फिर डाइवर्सिटी इंडेक्स एक बार जारी करके दिखा दीजिए इस देश को। जो प्राइवेट सेक्टर, जो लगभग 90% इस देश में नौकरियां तो अब प्राइवेट सेक्टर में चली गई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिला दें, इस देश में 3% से भी कम सरकारी नौकरियां बची हैं। पेंशन वाली तो खत्म ही हो गई। फिर अब कहाँ है? ये जो लोग तर्क देते हैं कि रिजर्वेशन से फायदा नहीं हुआ, उनको आंकड़े नहीं दिखते क्या? रिजर्वेशन ने इस देश में ऐसा मिडिल क्लास दिया जिसने इस देश को सबका देश बनाने का एहसास पैदा किया है। हम लोग, अगर संविधान न लागू होता, मंडल कमीशन ना लागू होता, तो आजमगढ़ में कहीं गाय भैंस चरा रहा होता। अहिर का बच्चा, कुर्मी का बच्चा, पासी का बच्चा, राजभर जातियों के नाम उन लोगों को नहीं पता होंगे जो विरोध करते हैं। कितने मुसहर क्या होता है, पासी क्या होता है, राजभर क्या होता है, दुसाध क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है? आप अपने देश को पहचान नहीं पाए साहब, और आप अपने देश की सबसे बड़ी समस्या को एड्रेस नहीं कर पाए। क्योंकि पता है, जो लोग देश चला रहे थे ना, वो अपने ही जैसे लोग थे, अंग्रेजी बोलने वाले, कुलीन, थोड़े से शहरी लोग। इसलिए वो आरक्षण को कहते हैं कि इससे मुकाम हासिल नहीं हुआ। हम ये कहते हैं कि इसमें कमी हो सकती है, लेकिन इसका अल्टरनेट आप आज तक नहीं ढूंढ पाए। आखिरी बात कि ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कतई नहीं था। पहली बार वो हजारों साल से वंचित शोषित लोग, मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, घर गंगा जल से धुलवाया। अब बताओ क्या चाहिए मेरिट? भाई वो आदमी तो सीएम था, उसके पिताजी भी सीएम थे, और आप गंगा जल से घर धुलवा रहे हो। इसका मतलब मेरिट, काबिलियत जाति के ऊपर नहीं होती, जाति सबसे ऊपर होती है। ये इसके एग्जाम्पल हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया में आरक्षण के अलावा दूसरी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी आबादी की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। इसलिए हम इस बात से सहमत होते हैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट एक जगह कहती है, बीपी मंडल लिखते हैं, अगर आपने सरकार से 1 रुपये भी फायदा लिया तो आप फिर प्राइवेट कैसे रहे? सरकार का पैसा तो जनता का पैसा। क्या इन कंपनियों को बहुत कम दाम पर बिजली, पानी, ज़मीन, सरकारी सुविधाएं, टैक्स में छूट, तो वो किसका पैसा है? प्राइवेट सेक्टर में इसलिए रिजर्वेशन इस देश की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, मेरे क्लासरूम में अगर केवल पुरुष बैठे होंगे तो चिंता मुझे होनी चाहिए बतौर शिक्षक। मुझे ये तर्क नहीं कहना चाहिए कि जो मेरिट से आना था आ गया। नहीं, आपका पैमाना इसका मतलब गलत है। वो जो लड़कियां क्लासरूम में नहीं आ पाई, वो अगर कम मेरिट वाली है तो उसकी वजह क्यों नहीं पहचानते आप? क्योंकि उसकी वजह डिस्क्रिमिनेशन का टूल था। वो डिस्क्रिमिनेशन ये कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाई पढ़ने के लिए। तो जेंडर इक्वलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक पुरुष नहीं खोजेगा कि आपके बराबर की महिलाओं के लिए स्पेस क्यों नहीं बनाया आपने। महिला तो घर में थी, असूर्यम पश्या। तो सुधरना किसको है? पुरुषों को। इस दुनिया को अगर महिलाओं के लिए बराबरी का बनाना है तो महिलाएं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही हैं। सुधरना पुरुषों को है। इस देश को अगर जाति के नाम पर जाति विनाश की दिशा में आगे बढ़ना है, इक्वलिटी की दिशा में आगे बढ़ना है, तो उनको सुधरना है जिन्होंने जाति के नाम पर प्रिविलेज लिया है, जिनकी जातियों को गाली नहीं दी जाती थी। गांव में तो गाली दी जाती थी। हमारे यहाँ बड़ जात बतियोला से, छोट जात लतियोला से। सुधरना वहाँ था। लेकिन दुर्भाग्य ये कि उनके बीच कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। राहुल सांकृत्यायन महापंडित थे और पंडित उन्हें अपना नहीं मानेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कायस्थ थे, कायस्थों के वो नेता नहीं होंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ठाकुर थे, अर्जुन सिंह ठाकुर थे, उनको ठाकुर अपना नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो विचारों से ये लोग समाजवादी और मानववादी हो गए। इस देश को अभी बहुत बड़े लेवल पर ओवरहालिंग की ज़रूरत है। अगर हम बीमारी को कबूल नहीं करें ना तो सबका देश बनेंगे कैसे? साहब, हम एक जैसे लोग टीवी स्टूडियो में, विश्वविद्यालयों में, मीडिया में, जुडिशरी में बैठे रहते हैं और मेरिट पर बात करते हैं। इसलिए ये आरक्षण की पैरोकारी हम जैसे लोग करते हैं। जी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बाबा साहब बात करते थे। अभी जिस स्थिति में हम बैठे हुए हैं, जहां हमारे सामने तमाम सारी डेटा है, तमाम सारे ऐसे तथ्य तर्क हैं जहां हमें साफ साफ पता चलता है कि जाति है कि जाति नहीं, तो क्या लगता है कि ये संभव हो पाएगा? मतलब हिंदुस्तान में कब हम ये देख पाएंगे कि हाँ, जाति के उससे हम बाहर आ चुके हैं, जिसकी डिमांड दोनों कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं, ठीक बात है। मैं अमेरिका का जो उदाहरण दिया, ज्योतिबा फूले अपनी किताब जब गुलामगिरी लिखते हैं तो उसे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इसको रील्स वील्स बनेगी तो दिखाया जाएगा लोगों को। ज्योतिबा फूले जब इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं तो वो जब स्लेवरी लिखते हैं, गुलामगिरी, और गुलामगिरी को पता है किसको डेडिकेट करते हैं? अमेरिका के उन वाइट्स को जिन्होंने ब्लैक्स के हक में लड़ाई लड़ी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अमेरिका में मुझे लगता है 1 या 2 साल पुरानी घटना होगी। एक वाइट पुलिस वाले ने एक ब्लैक को घुटनों से दबा करके ऐसा प्रताड़ित किया कि वो मर गया। उसके बाद सबने देखा। उसके बाद वहाँ बिल्कुल आंदोलन जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई। उसके बाद अमेरिका के वाइट्स लोग घुटनों पर बैठते हैं और ब्लैक्स के सामने माफ़ी मांगते हैं, ये कहते हुए हमसे नहीं, हमारे पुरखों से गलती हुई। बहुत गौर से इस बात को समझिएगा। इसलिए आज अमेरिका कहाँ पहुँचा? आज अमेरिका के हर एक पब्लिक स्पेस में सालाना डाइवर्सिटी रिपोर्ट जारी होती है। हॉलीवुड की फिल्मों में अगर वाइट हीरो है तो उसका सबसे बड़ा सहयोगी, बराबर का सम्मान पाने वाला एक ब्लैक होगा। कई बार ब्लैक ही मेन लीड रोल में होगा। हमारे देश में लगान फिल्म बनी तो उसमें जो छोटी जाति, कथित तौर पर छोटी जाति कहे जाने वाले लोग, वो 2म दर्जे के लोग थे, किनारे करे हुए सहयोगी कलाकार थे। हम तो अपने यहाँ सिनेमा में मेन हीरो का टाइटल क्या रखते हैं? आपके घरों में जितने टेलीविज़न पे सीरियल दिखाए जाते हैं, जरा उनके नायकों के, नायिकाओं के सरनेम देख लीजिए।
उनमें कोई कुशवाहा, कोई राजभर, कोई पासी, कोई निषाद, कोई मौर्य, कोई यादव, बहुत कम। यादव तो विलन दिख जाएंगे। यानी आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, अमेरिका ने किया। अमेरिका डाइवर्सिटी इंडेक्स जारी करता है और वो ये इंश्योर करता है कि उनके क्लासरूम में अब दोनों बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उनकी कोई पब्लिक स्पेस में ब्लैक एंड व्हाइट में अंतर नहीं है। अमेरिका यहाँ पहुंचा, आप क्या किए? आपने जाति तोड़ने वाले लोगों को ही जातिवादी कह दिया। डॉक्टर अंबेडकर आज तक इस देश के सवर्णों के घरों में नहीं है, और जब डॉक्टर अंबेडकर सबसे बड़े विलन हैं उनकी नज़र में। कहें भले ना, मूर्ति पर माला पहनाएंगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन दे दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने बोलने की हिम्मत दे दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आज तक उनके नेता नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। कर्पूरी ठाकुर बिहार में मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। 1975, 77, 78 का भारत, 1977। MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। भारत क्या है? आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया की माँ। उसके बाद गाली, जो मैं बोल नहीं रहा हूँ। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश। आप साहब जाति खत्म करना कहाँ चाह रहे हैं? आप तो गालियां दे रहे हैं उन लोगों को। कर्पूरी ठाकुर की गलती क्या थी? रिजर्वेशन दे दिया था। नाई समाज का आने वाला एक पिछड़ी समाज का व्यक्ति रिजर्वेशन दे दिया तो गाली खाया। मंडल कमीशन में विवेकानंद झा नाम के एक सदस्य थे, और बीपी मंडल जब बिहार में मुख्यमंत्री थे तो गंगा में आग लग गई। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा? तो बीपी मंडल खड़े होकर कहे कि देखो, वो आग तो तेल रिसने से लगी क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता था, लेकिन एक शूद्र के मुख्यमंत्री बनने से जो आग लगी वो तुम्हें और लगाऊंगा जब तक तुम बराबरी के लिए तैयार ना हो जाओ। और अखिलेश यादव का गंगा जल से घर 2017 में धुलवाया गया। आप साहब कबूल कहाँ किए कि आप जातिवादी समाज हैं, आप जातिवादी देश हैं? आप तो इस पर पर्दा डालते रहे। आज भी जाति जनगणना के खिलाफ कौन लिख रहा है? सारे सवर्ण लिखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका मतलब ये कि सारे सवर्ण इसके विरोधी हैं, लेकिन जितने विरोधी हैं वो सारे सवर्ण क्यों हैं? थोड़ा कबूल तो कर लो कि पुरखों से गलती हुई। आप ज्योतिबा फूले पर फिल्म बनी और आप दिखाने नहीं दिए साहब कि ब्राह्मण बच्चा पत्थर मार रहा था। उसमें लिखा एक डायलॉग में कि 3000 साल से जो गुलामी है, तुम अंग्रेजों से गुलामी की बात कर रहे हो, हम तो 3000 साल से गुलाम है, उससे कौन आज़ाद करेगा? आप डायलॉग काट रहे हो वहाँ बैठ करके। आप कह रहे हो कि मेरी भावना हाथ हो गई, ब्राह्मणों के खिलाफ हो गया। नहीं साहब, गलतियाँ जैसे इस देश में महिलाएं जब आंदोलन करने आएंगी तो पुरुषों को घुटने पर बैठना होगा। हमें बैठना होगा कि हाँ, बाहर सड़क पर हमारे जैसा कोई पुरुष किसी महिला के लिए गलत कर रहा होगा, सुधरना हमें है। हम अब किसी पुरुष को जाके बताएंगे कि यार इंसान बनो। इस देश में जाति व्यवस्था जहाँ थी, जो इसके प्रिविलेज्ड लोग थे, कितनी किताबें उन्होंने लिखी कि जाति व्यवस्था कैसे खत्म होगी। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ इस देश के तमाम सवर्णों से। राजा राम मोहन राय सती प्रथा विरोध में आंदोलन कर रहे थे। विरोध कौन कर रहा था? उसी समय के सवर्ण कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक इस बात के लिए विरोध कर रहे थे कि अंग्रेज क्यों ये शादी की उम्र बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले स्कूल खोल रहे थे। विरोध कौन कर रहा था? ये इसका मतलब ये कि आप गलती हुई है ना साहब। अब चलो 2025 का भारत बनेगा कैसे? थोड़ा स्वीकार कर लेते हैं कि जाति व्यवस्था रही है। अब मत कहा करो कि अब कहाँ है। लक्ष्मण यादव बैठा हुआ है जस्ट के स्टूडियो में, कहाँ कोई इससे जाति पूछ रहा है? सामने सब नहीं पूछता। एकलव्य का अंगूठा सामने से नहीं काटा जाता, वो पीछे से। और देश आगे नहीं बढ़ेगा इसके दोषी तुम हो, जिसने जाति के नाम पर एक बहुत बड़ी आबादी को पीछे छोड़ दिया। और हम ही पर कहते हो कि हम जातिवादी। हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले हम ही से पानी का हिसाब मांगते हैं। आप तो हमें इस देश में बराबरी का आने नहीं दिए। जाति खत्म तब होगी जब आप जाति को एक बीमारी के तौर पे स्वीकार करेंगे। एंटी कास्ट मूवमेंट कबीर ने चलाया। एक बूंद ते सब, एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, और एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। 700 साल पहले कबीर लिख रहे थे। आपने कबीर को कहाँ माना? 700 साल पहले, 750 साल पहले गुरु रविदास लिख रहे थे। जस केतन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। खत्म करो ये सब। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में लिख रहे थे, मन के एक समाना, इंसान बराबर होने चाहिए। आपने माना उनकी बात? नारायण गुरु केरल में वही बात कह रहे थे कि जाति खत्म करो। बसवन्ना उसी केरल में कह रहे थे
और उसके बाद फिर अय्यंकाली बैलगाड़ी लेकर उस सड़क पर दौड़ रहे थे 1900 के आसपास, कि जिस सड़क पर चलने का अछूतों को अधिकार नहीं था। तो उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर मंदिर जाने के लिए लड़ रहे हैं, चौदाड़ आंदोलन में पानी पीने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को लड़ना पड़ रहा है, ज्योतिबा फूले को स्कूल खोलने के लिए। ये इतिहास क्यों नहीं आपने पढ़ा, अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया? फूले, अंबेडकर, लोहिया आज किसके घरों में पढ़ाए जाते हैं? 90% SC ST OBC के। हालांकि वो भी पूरा नहीं पढ़ते, इसलिए कई बार वो धर्म खतरे में होता है तो बचाने चले जाते हैं। जाति खत्म कैसे होगी? आपने इसे बीमारी की तरह माना ही नहीं। जो लड़ता है उसे जातिवादी कहते हो, जहां बीमारी है वहां इलाज नहीं हो रहा। इस देश में पिछले 100 साल में जाति खत्म करने वाले 5 किताबें सवर्णों के द्वारा लिखी हुई बताई जाए मुझे, 5 आंदोलन जो उनके द्वारा चलाए गए हों कि जाति खत्म होनी चाहिए, 5 ऐसे योजनाएं, 5 ऐसी पॉलिसीज जैसे अंबेडकर, फूले, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर कर दे, वो आप दिखा दीजिए। ऐसे खत्म नहीं होगी जाति। आप चाहते हो सरनेम हटा दो, नहीं साहब, अब जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए ताकि पता चल जाए। जब क्लियर हो जाएगा तो जाति जनगणना जाति खत्म कर सकती है। जाति जनगणना होगी तो आंकड़े आ जाएंगे, जिन जातियों को कुछ नहीं मिला उनको उनके हिस्से का हक मिल जाए, सब बराबर होंगे, खत्म रिजर्वेशन। कोई मतलब नहीं है रिजर्वेशन का, और वैसे भी अभी भी नहीं है। 1% से कम सरकारी नौकरी बची है, सब प्राइवेट हो गई। 1% से कम शिक्षा सरकारी बची। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय प्राइवेट कर दिया। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आ रहे हैं, हेफा से लोन लेके यूनिवर्सिटी चल रही है, और सरकारी यूनिवर्सिटियां बर्बाद हो रही हैं। तो रिजर्वेशन वाले जा कहाँ रहे हैं? ये तो धोखा है रिजर्वेशन। इसलिए जाति खत्म तब होगी जब आप ईमानदारी से उसे बीमारी को स्वीकार करिए, डॉक्टर को सुझाव को मानिए। वो डॉक्टर हैं अंबेडकर, वो डॉक्टर हैं फूले, वो डॉक्टर हैं लोहिया, वो डॉक्टर है भारत का संविधान, वो डॉक्टर है मंडल कमीशन। आप एक बार खुले दिल से चलिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, सिलेबस में पढ़ाइए। थोड़ा 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, थोड़ा सबको एक ट्रेनिंग दीजिए। जाति क्या है, जाति बनी कैसे, जाति खत्म कैसे होगी। एनिलेशन ऑफ कास्ट हर सिलेबस में पढ़ाइए, गुलामगिरी पढ़ाइए, और 10 साल में जाति न खत्म हो जाए तो कहिए। लेकिन आप साहब खत्म करना नहीं चाहते, अपना प्रिविलेज बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए जातियाँ खत्म नहीं हो रही हैं। जी। जो एक और बड़ा सवाल इसमें उठाया जा रहा है वो ये है कि इसमें मुसलमान जो हैं उनकी भी जातियों की गिनती होगी, और उसके बाद जो एक ये तबका कहता है कि NDA के साथ में मुस्लिम नहीं हैं, और वहाँ पर जो पसमानदा समाज है, जो वहाँ का लोअर कास्ट है, वो किसी तरीके से वहाँ पर एक लाइन निकाली जाए, और उसको भी एक तरीके से अंडरलाइन करने का प्रयास है ये। इस बात में आपको क्या लगता है कि कितना सच लगता है? देखिए, एक तो ये बात कि मुसलमानों में जातियाँ नहीं होती हैं, झूठ है। 1930 की बात है। एक बहुत बड़े मुसलमानों के विचारक हुए अब्दुल कयूम अंसारी, बाद के दिनों में आसिम बिहारी। वो पसमानदा आंदोलन जो बाद में 1990 के आसपास उसे नाम मिला, एजाज अहमद और तमाम लोग, फिर अली अनवर अंसारी, तमाम लोगों ने उसे पसमानदा मूवमेंट का नाम दिया। पसमानदा का मतलब बहुजन, जिसे आप इस दलित पिछड़ा कहते हैं हिंदुओं में, वो पसमानदा है मुसलमानों में। कन्वर्जन जो हुआ तो वो अपनी जाति लेकर के गया। अंसारी दुनिया और शेख सैयद खान पठान के सामने वो जातियाँ जो SC ST OBC थी वो वहाँ भी वही सम्मान पा रही थी, उससे ज़्यादा सम्मान उन्हें नहीं मिला। मुस्लिम लीग कह रहा था 1931 की जनगणना के वक्त जातियाँ मत बताओ, धर्म बताओ, और अब्दुल कयूम अंसारी उन इलाकों में घूम करके कहते थे धर्म बताना हो बताना, जाति जरूर बताओ। तुम जुलाहा हो, दुनिया हो, दर्जी हो, सैफी हो, क्या हो, हलाल खोर हो, फकीर हो, अनगिनत जातियाँ हैं। तो इस देश में पसमानदा आंदोलन की एक आवाज़ रही है। जब मान्यवर कांशीराम ने एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो पसमानदा आंदोलन उसमें जोड़ा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। जो संख्या में ज़्यादा है SC ST OBC, उनकी जिम्मेदारी भी है कि जो संख्या में कम है उनके हिस्से की भी लड़ाई आपको लड़नी है। अति पिछड़ा समुदाय, उसको एड्रेस करना मंडल आंदोलन की सबसे बड़ी चीज़ थी, उनको साथ लेकर चलना। तो जब OBC को रिजर्वेशन मंडल कमीशन के समय मिला तो आपको आश्चर्य होगा, और देश में बहुत सारे लोग इस पर खुल के बात नहीं करते, उसमें मुस्लिम OBC भी शामिल है।
मंडल कमीशन की 3743 जातियों में मुसलमानों की पिछड़े वर्ग की कई जातियां उसमें शामिल हैं, उनको रिजर्वेशन ओबीसी का मिलता है, एससी एसटी में नहीं मिलता। जब ये जनगणना होगी यही बात आगे बढ़ जाएगी। ये नया कुछ नहीं होगा। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग एक फेक न्यूज़ फैलाते हैं, मुसलमानों को अलग से आरक्षण, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन इस देश के पिछड़े मुसलमानों को मंडल कमीशन में जगह मिली हुई है। और जब वर्तमान के प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो कई मुस्लिम जातियों को ओबीसी में लिस्टिंग करवाई है उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का आरक्षण छोड़ के मुसलमानों को दिया जाएगा। नहीं साहब, पहले से ही मिलता है। अब थोड़ा और डेटा एनालिसिस हो जाएगा। जो सवर्ण मुसलमान हैं, जिसे वो अशराफ कहते हैं, अर्जाल, ये पसमानदा, थोड़ा हिस्सा वहाँ भी क्लियर बटेगा। इसीलिए उनका नारा है पसमानदा आंदोलन में, प्रोफेसर अली अनवर अंसारी साहब, बहुत बड़ा नाम उनका, दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, वो उनकी लड़ाई यहाँ है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अति पिछड़ा समुदाय जो हाशिए पर रहा, बीजेपी सरकार चाहती थी कि रोहिणी कमीशन बना दे, रोहिणी कमीशन से वो उनको उनका हक दिलाए, उसके लिए भी तो जाति जनगणना चाहिए। इस देश का कोई ओबीसी कभी ये नहीं कहेगा कि अति पिछड़े समुदाय में जिनकी आबादी कम है, जिनकी भागीदारी अभी कम हो पाई है, उनको हक न मिले। क्यों न मिले? इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ आरक्षण देने का एक डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स बनना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हम और आप 2 ओबीसी हैं और हम एक पोस्ट के लिए नौकरी पे गए, तो उसका एक इंडेक्स बने। कुछ मामलों में जेएनयू वो करता था, इसलिए जेएनयू में क्या होता था कि जो सरकारी स्कूल से पढ़ा है और एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, तो सरकारी स्कूल वाले को वेटेज ज़्यादा मिले। एक गांव का रहने वाला, एक शहर का रहने वाला, तो गांव वाले को वेटेज ज़्यादा मिले। एक के पिताजी माताजी पढ़े लिखे हैं, वेटेज कम मिले। दूसरे के अनपढ़ हैं तो उसको ज़्यादा मिले। फर्स्ट जनरेशन कोई लर्नर है, उसको ज़्यादा वेटेज मिले। आप आरक्षण को कमज़ोर करने के लिए पहले तो एक तो ये कमज़ोर फिलहाल नहीं करना चाहिए, फिलहाल इसे बैकलॉग शॉर्टफॉल बहुत है अभी, तो थोड़ा आने दीजिए। उसके बाद जब ये होगा तो आप डिप्रीवेशन इंडेक्स बनाइए। इसमें हमेशा वो जातियां वहां तक पहुंचेंगी जिनको रिजर्वेशन चाहिए। आपकी नीयत उनको देने की नहीं है। जैसे ही आप डिवीजन कर दोगे, एससी एसटी में डिवीजन कर रहे थे, वो सारे लोग सड़क पर उतर रहे थे। क्यों पता है? एक तो 15% वैसे ही नहीं सीटें भरती। आप उनको डिवाइड कर दोगे तो उन जातियों को नीचे रखोगे जिनमें एजुकेशन ही नहीं है, और 3 साल बाद वो सीटें कन्वर्ट होगी, यूआर हो जाएंगी। तो आप एक तरफ यहाँ चोट लगी है, माथा में माइग्रेन की दवाई खिला रहे हो, कह रहे हो पैर ठीक हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। माथा का इलाज माथा की दवाई से होगा। हाथ टूटा है तो प्लास्टर यहाँ लगेगा। दाहिने हाथ में प्लास्टर लगाओगे, बायां हाथ नहीं ठीक होगा। जाति व्यवस्था, आरक्षण, पसमानदा, अति पिछड़ा, इसको लेके ये लोग ये काम करते हैं। बीमारी कहीं है, इलाज कहीं हो रहा है। कास्ट सेंसस के बाद हम एक कंप्लीट डेटा एनालिसिस की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसको बजट कितना मिलेगा, आप इसके बाद जो आंकड़े मिलेंगे उन आंकड़ों से पॉलिसी मेकिंग भी करेंगे क्या? आप ईडब्ल्यू, जो आपका एक सवाल था कि अपर लिमिट जो इंदिरा साहनी जजमेंट की है, क्या आप उसे ब्रेक करेंगे? हिम्मत करेंगे? आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे? इतना हिम्मत अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी नीयत खराब है। और अगर आपकी नीयत खराब है तो कम से कम इस देश में अब फूले अम्बेडकर लोहिया के मानने वाले लोग अब सजग तो बहुत हैं। बहुत सारे चैलेंजेस की बात भी की जा रही है। अभी मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये बात की, मतलब इस जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जहाँ से ये पूरा सेंसस होती है, जहाँ से क्वेश्चनर तैयार होते हैं और पूरा वो सिस्टम होता है, तो लोग बता रहे हैं कि इसके चैलेंजेस कहाँ कहाँ पर हैं, कौन सा सिस्टम है जो अभी तक इस बार डिजिटलाइज 2011 में जो अगली सेंसस थी उसमें करना चाह रहे थे वो लोग, तो उसमें नए कॉलम्स, सब कैटेगरीज, ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी। दूसरा चैलेंज ये है कि बहुत सारे स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, जो ओबीसीज़ में, एससी एसटीज़ में तो एक सूची होती है जिससे तय हो जाता है कि कौन एससी है कौन एसटी है, लेकिन ओबीसीज़ में स्टेट के पास में अलग लिस्ट है और यूनियन की लिस्ट अलग अलग है। कई राज्यों ने ओबीसीज़ को अलग, कुछ जातियों को ओबीसी में रखा है, कुछ ने नहीं रखा हुआ है। एक ये बड़ा चैलेंज आ रहा है। इस तरीके के तमाम चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए आपको लग रहा है कि ये जो बहुत चुनौतीपूर्ण काम है इसको ईजिली किया जा सकता है या हो भी पाएगा सही से? जैसे भारत में गरीबी से लड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण है, लड़ना पड़ेगा। आपको गरीबों को देश चलाना है तो उन्हें शौचालय देने पड़ेंगे,
अनाज देना पड़ेगा, चुनौतीपूर्ण काम तो करना पड़ता है। मतलब आपको भारत को शिक्षित करना है तो बहुत चुनौतीपूर्ण है। हालांकि आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल महंगे हो रहे हैं, कैसे सबको शिक्षा होगी? चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है, बट डिपेंड इस पर करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्राथमिकताएं हैं क्या। आपकी प्राथमिकता में, आपकी नीयत में, आपकी मंशा में अगर ईमानदारी है तो ये सारे चैलेंजेस तो इसके रास्ते निकाले जा सकते हैं। अब जैसे कॉलम जोड़ना पड़ेगा, उस कॉलम में सारे कॉलम बने हुए हैं, केवल अपर कास्ट सवर्णों के लिए और ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए जाति का कॉलम जोड़ना है, बाकी के लिए तो जुड़ा हुआ है। इतना कॉलम जोड़ने में कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि एससी एसटी के लिए तो ऑलरेडी कास्ट का कॉलम है, उसे सवर्णों और ओबीसी के लिए एक्सटेंड कर देना है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये कि सब कास्ट का एक टाइटल है शर्मा। शर्मा टाइटल बढ़ई भी होते हैं और शर्मा ब्राह्मण भी होते हैं। ब्राह्मण चाहेंगे कि हमारे में हो जाए, हमारी आबादी ज़्यादा हो जाएगी। शर्मा बढ़ई को पता नहीं होगा कि क्या लिखवाना है। 2011 वाले सर्वे में यही हुआ, जितने सब टाइटल थे, सब कास्ट थी, उन सबको कास्ट बना दिया। अब जैसे मौर्य बिरादरी में शाक्य, कुशवाहा, सैनी, मौर्य 4 बड़े उपनाम हैं एक तरह से। अब आप कहोगे 4 जातियां हैं, नहीं। इसके लिए बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की, उन्होंने पहले एक कॉलम पब्लिक डोमेन में रिलीज किया। अगर आपकी ये जाति और ये उपजातियां हैं तो आपका कॉलम नंबर, आपका कास्ट का नंबर ये होगा, क ख ग। अब आप सबको अवेयर करेंगे। जो अच्छा 2011 की जनगणना में क्या हुआ, आप आंगनबाड़ी वाले से, आप कई जगह तो मनरेगा के लोग जनगणना कर रहे थे, कास्ट सेंसस। इस बार जब अगर होती है, मुझे मंशा भी क्लियर नहीं है इनके, अगर इनको कराना होगा तो 1948 के जनगणना एक्ट और रजिस्ट्रार जनरल जब वो कराएंगे तो सरकारी कर्मचारी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके पास वो लिस्ट होगी। अगर आपको उस लिस्ट में ईमानदारी रखनी है, एक तो उसमें भी सारी जाति के लोग होने चाहिए। जैसे आजकल क्या बना है कि विश्वविद्यालय में अगर इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें एससी एसटी के लोग भी अगर अप्लाई करने वाले हैं तो ऑब्जर्वर उनका बैठेगा। जाति कैसे काम करती है, देखिए मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं बता रहा हूँ। आज भी इस देश के एससी एसटी ओबीसी को नहीं लगता है कि अगर उनका आदमी वहाँ नहीं है तो उनके साथ न्याय होगा। तो यकीन तो पैदा करो ना। अच्छा, ये नियम है कि ऑब्जर्वर को आप हर जगह नियम है। अच्छा। बिना एससी एसटी ऑब्जर्वर के आप इंटरव्यू नहीं करा सकते, उसका कोरम पूरा नहीं होगा। आप बिना एससी एसटी ओबीसी ऑब्जर्वर के बिठाए उनका इंटरव्यू नहीं ले सकते। जाति तो ये खेल करती है। उसके बाद भी आप कहते हो जाति खत्म क्यों नहीं हो रही? अरे आप कहाँ कर रहे हो? अब देखिए उसका क्या होगा कि जब ये कर्मचारी जाएं तो उसमें भी डाइवर्सिटी हो। जब डाइवर्सिटी रहे, ट्रेनिंग रहे, ऐसा नंबरिंग कर दे गवर्नमेंट, और जितने जातियों के लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए आप तो प्रचार करने में तो माहिर हैं, आप प्रचार करिए। इन जातियों का इन उपजातियों में एक रहेगा कॉलम, तो जो उपजातियां हैं वो जातियों में नहीं कन्वर्ट होंगी। ऐसा नहीं होगा कि लाखों जातियां आ गई। इस बार तो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हुई वो भी अलग अलग जाति हो गई। अभी मीणा सब लड़ते हैं, MINA और MEENA। राजस्थान में आप जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट इस पर नहीं बनती है। कमाल है। तो इससे क्या होगा, एक आपको होमवर्क करना पड़ेगा, जो बिहार ने ऑलरेडी करके एक नक्शा दिखाया है। आपको ये भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जातियों और उपजातियों को एक जगह क्लब करके उन्हें एक कैटेगरी में रखिए और उनके मुताबिक आप लिस्टिंग करिए। ओबीसी में बड़े आराम से ये हो जाएगा। ओबीसी के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, अगर वो क्रीमी लेयर के नीचे हैं, क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, तो स्टेट या सेंटर किसी भी लिस्ट में लिस्टिंग तो ऑलरेडी है, उसको और व्यवस्थित कर देना होगा कोडिंग के जरिए। तो जैसे मैंने कहा, कॉलम जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी मंशा ठीक होगी। आप कॉलम जोड़ के डिजिटल ढंग से आप करिए। आधार कार्ड आप लिंक करिए, आधार कार्ड लिंक करके और ये सारी चीज़ करिए, आपको कास्ट सेंसस के डेटा आ जाएंगे। आप कोडिंग करिए जिससे कास्ट, सब कास्ट और टाइटल, इसका कंफ्यूजन ना हो। अगर मंशा ठीक होगी, बिहार वालों की मंशा ठीक थी, सारा डेटा पब्लिक डोमेन में ले आए,
उनको तो बट बिहार वाले में भी एक समस्या ये मैं पढ़ रहा था तो थी कि वो वर्बल डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने भी किया। इसको लेकर के भी कई लोग सवाल उठा रहे थे कि मतलब वर्बली और किसी तरीके का प्रमाण उसमें नहीं मांगा गया, तो उससे भी डेटा में एक इनएक्यूरेट होने की बात। थोड़ी बहुत चीज़ें स्टेट मिशनरी कम होती है और वो एक तरह से जनगणना थी भी नहीं, वो एक सर्वे है, था। सर्वे। जब भारत सरकार करेगी सारे आंकड़े इसके पास हैं, सारे दस्तावेज आपके पास हैं, आपके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, लगाइए ना इसको होम मिनिस्ट्री के साथ जोड़ करके, पूरे देश का सारी जातियों का आंकड़ा आपके पास है। उस आंकड़े को एक लिस्टिंग करके प्रमाण के साथ कोडिंग कर दीजिए, ये हमारी राय है। कोडिंग के बिना आप जाएंगे तो फिर तो आप लाखों जातियां गिनेंगे ही। अगर आप कोडिंग करेंगे तो लगभग 6000 जातियां जो हैं, नई जाति कोई पैदा नहीं हुई इधर भी, जैसे कोई व्हाट्सएप चलाने वाली जाति नहीं बनी, लेकिन कंप्यूटर और व्हाट्सएप आया तो सब लोग चलाने लगे। नई जातियां ऐसे पैदा नहीं हुई हैं पिछले 100 साल में। इसलिए कोडिंग करके उन जातियों को क्लब करके आप 6000, 7000, 8000 जितनी जातियां होंगी आप गिन सकते हैं। ये झूठ बोला जा रहा है कि इस तरह की कोई दिक्कत आएगी। मंशा ठीक रहे तो ये काम हो सकते हैं। तो ये सब तमाम बातें थी, हमने समझने की कोशिश की। 3 राज्यों ने सर्वे कराए थे, कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार, और उसके बाद से तमाम राज्य कह रहे थे, सरकारें तमाम कह रही थीं, और अचानक से ये जो आया है कि कास्ट सेंसस कराएंगे, इसको इन्यूमरेशन बोला जा रहा है, सेंसस भी नहीं कर रहे हो। तो इसको लेकर के हमने बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि क्यों ज़रूरी है। जब हम रिजर्वेशन, इसका जो अगला स्टेप है पॉलिसी मेकिंग और रिजर्वेशन, उसकी क्या ज़रूरत है, और जो ये सेंसस है इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, क्या ये किसी तरीके का बदलाव ला भी सकती है या नहीं ला सकती है, इसको समझने की कोशिश की और बहुत आसान भाषा में आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके अपने व्यू पॉइंट ज़रूर बताइए कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इस बातचीत को, आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये भी हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।